तो आज हम मंथली मैगजीन करने वाले हैं विजन आईएएस का जून के मंथ का, ठीक है। तो अगर आप यूपीएससी की प्रेपरेशन कर रहे हो तो मंथली मैगजीन्स आपका वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स होता है किसी भी पर्टिकुलर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करने के लिए, ठीक है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली मेंस की बात कर रही हूँ फिलहाल यहाँ पे, अगर मैं मेंस की बात करूँ तो देखो होता क्या है ना, मेंस अगर आप प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी तो आइडियली आपको पहले मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होती है, ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। पहली तो है आपने स्टैटिक कवर कर लिया, स्टैटिक के साथ साथ आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको कर लिया। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने का कितना बड़ा बेनिफिट होता है और वो कितनी बार वो रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिया, साथ ही आपका जो करंट अफेयर वाला पार्ट है वो कंप्लीट है। तो मेंस में जो आपका आता है ना वो तो आता है स्टैटिक का पार्ट, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। और आपके जो आप मान लो 70% क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही होते हैं, लेकिन उनमें आपको स्टैटिक के साथ लिंक करके आंसर लिखना होता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आज मैं आपको समझाऊंगी किस तरीके से लिखना होता है। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ना, ये हम जून से कवर कर रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको जैन फेब वगैरह का कराया था, बट मुझे किसी ने कॉमेंट किया कि दी आप जून से स्टार्ट कराओ। अब विजन आईएएस क्या करता है ना, जैसे ये जुलाई मंथ है तो जुलाई 22 को इसने रिलीज़ किया है जून का मैगजीन, ठीक है। तो ये एक मंथ थोड़ा सा, जैसे जून की आ गई जुलाई में, फिर जुलाई की आएगी 20 अगस्त के बाद, फिर अगस्त की आएगी 20 सितंबर के बाद। तो इस तरीके से जो विजन आईएएस है वो मैगजीन रिलीज़ करता है। मैं विजन आईएएस की करा रही हूँ, आप चाहो तो जिस मर्जी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कर लो, मोर और लेस कंटेंट सबका सेम ही रहता है। तो बस वही चीज़ आज हम कवर करने वाले हैं। इससे ना आपकी 2 चीज़ें बहुत अच्छी स्ट्रांग हो जाएगी। पहली तो है आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स, ठीक है। आपको एग्जैक्टली किस तरीके से अपने मेंस में आंसर को अप्रोच करना है, किस तरीके से उनको लिखना है, वो आपको आइडिया लग जाएगा। साथ ही हम जितने टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं, आज हम पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन कवर करने वाले हैं, फिर सिमिलरली नेक्स्ट वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशंस, देन इकोनॉमी एंड सो ऑन, जितने भी सेक्शंस हैं। यही मुझे अच्छा लगता है कि ये मैगजीन्स में क्या रहता है ना, जो भी करंट अफेयर है और जिस सेक्शन को वो बिलोंग करता है, जैसे कि ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड ये 3 टॉपिक्स हैं आपके, फिर आपके इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड ये 3 टॉपिक है। तो इनमें आपको क्या करना है, ये नहीं करना कि सिर्फ ये पढ़ लिया हो गया, नहीं। ये पढ़ने के बाद अब इस जैसे 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी है, अब ये पढ़ने के बाद इस टॉपिक से एग्जैक्टली पहले क्वेश्चन आया है या नहीं आया है, और आया है तो किस तरीके से आया है, फिर उसको लेके पूरे अपने दिमाग में एक ब्लूप्रिंट रेडी करना कि हो सकता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में, या चाहे आप इस साल दो चाहे नेक्स्ट ईयर दो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मेंस के लिए अगर आप लोग सीरियस हो और सीरियसली अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैं एक चीज़ बताती हूँ, मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक तो स्टैटिक पार्ट आपका पूरा होना चाहिए। स्टैटिक पढ़ लिया, देन आपको जंप करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी करंट में चीज़ें चल रही होती है ना, उनके ऊपर आपके पास क्वेश्चंस प्रिपेयर रहने चाहिए। समझ में आया? तो मेंस को करने के लिए जैसे ये पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपका GS 2 का पार्ट है, ठीक है। अब GS 2 से आपके पास मिनिमम 100 to 200 क्वेश्चंस रेडी रहने चाहिए ऑलरेडी, तब जाके आप लोग मेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनके लिए आपको आंसर्स पता होंगे। आप मेंटली, आपके अंदर वो मेंटली आप स्ट्रक्चर फिक्स रहेगा कि इस तरीके से आंसर लिखना है, मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे बेसिकली, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं, जैसे जैसे हम लोग एक एक टॉपिक पढ़ते जाएंगे उनके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, साथ ही अब इस टॉपिक से किस तरीके से मेरे से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो करेंगे प्रिपेयर, ठीक है। तो बाय द एंड ऑफ जून का हम लोग जब कवर कर लेंगे तो आपके पास ऑलरेडी, जैसे आज पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, आज हमारे पास 2 क्वेश्चंस हैं मेन करने के लिए, देन इंटरनेशनल रिलेशंस में भी हम लोग जो रहेगा वैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते जाएंगे। तो आप अगर देखो, अगर आप एक साल भी थॉरली एकदम मंथली मैगजीन को फॉलो करते हो तो आपके पास कितने सारे क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर से प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। तो आपको किसी और चीज़ पे मतलब रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके पास सफिशिएंट डेटा होगा, सफिशिएंट नॉलेज होगी और आप लिख के भी आ पाओगे। तो दिस इज़ द करेक्ट वे, ठीक है। तो आज हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी इसको स्टार्ट करते हैं, और अब से हम लोग जून को लेके सीरियसली इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी। अब आप लोगों में से जिसने भी पॉलिटी का इमरजेंसी वाला चैप्टर पढ़ा है उनको अच्छे से पता होगा इमरजेंसी 3 तरीके की होती है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड देन आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, राइट। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं एकदम स्टैटिक के साथ आपको करंट लिंक करके पढ़ाती हूँ ताकि जिन्होंने पढ़ रखा है उनका रिविजन हो जाए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको आइडिया लग जाए, ठीक है।
कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो पहले 50 ईयर्स ऑफ इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के ऊपर जंप करते हैं कि एग्जैक्टली इमरजेंसी क्या होता है। तो कई बार क्या होता है ना, हमारी कंट्री में ना कुछ ऐसी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिनको हैंडल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हम लोग इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं इमरजेंसी का, ये दिखाने के लिए कि अभी सारे कामकाज सब कुछ छोड़ दो और ये जो सिचुएशन आ गई है ना, इस सिचुएशन को पहले हैंडल करना है, बाद में बाकी के कामकाज संभालने हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन का नाम हमने क्या दिया है, इमरजेंसी, जिससे लोगों को आइडिया लग जाए कि कुछ अर्जेंट है और इसको पहले सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, इमरजेंसी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है और ये इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 से लेकर आर्टिकल नंबर 360 तक है जो डील करता है। अब कितने टाइप की इमरजेंसी होती है, 3 टाइप की। पहली है आपकी नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है आपकी प्रेसिडेंट्स रूल और तीसरी है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये सारा आपका स्टैटिक का पार्ट है, पहले इसको समझते हैं तब जाके आपको वो टॉपिक समझ में आएगा। तो अंडर आर्टिकल 352 जो है नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी आपकी 2 तरीके की होती है, एक होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी और दूसरा होता है आपका इंटरनल इमरजेंसी। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है जो वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन की वजह से है तो उसको हम लोग एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है जो आर्म्ड रेबिलियन की वजह से है, आर्म्ड रेबिलियन मतलब जो इंडिया मतलब कंट्री के अंदर ही हमारे लोग जो हैं वो वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं बॉम्ब से, गन्स से, ऐसे वेपन्स का इस्तेमाल करके, तो वो आर्म्ड रेबिलियन कहलाता है, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी कितने तरीके की हो गई आपकी, 2 तरीके की, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी। क्लियर है ये चीज़। कौन लगाता है इसको, तो हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं। अब जिन्होंने पॉलिटी ऑलरेडी पढ़ रखा है उनको ये चीज़ पता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो भी काम या जो भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना, वो अपनी इच्छा से नहीं करते, बल्कि ये कुछ सेट ऑफ लोग हैं जिनको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, ठीक है। और इनके हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये लोग जो भी काम बोलते हैं हमारे प्रेसिडेंट को करने के लिए, हमारे प्रेसिडेंट वही काम करते हैं। तो हमारे प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी भी कब डिक्लेयर कर सकते हैं, जब उनको रिटन एडवाइस मिल जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से, ठीक है, तभी वो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। नाउ एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, नेशनल इमरजेंसी को हमारे पूरे इंडिया पे लगाया जा सकता है कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो रहा है, या तो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर भी लगाया जा सकता है, किसी स्पेसिफिक स्टेट में, किसी स्पेसिफिक रीजन में भी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लग सकता है। क्लियर है ये चीज़। अब नेशनल इमरजेंसी अगर लग गया है तो इसका क्या होगा उस टाइम पे, तो देखो ध्यान से समझना है इस चीज़ को। पहले तो ये समझते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट ने आज ये प्रोक्लेम किया है 22 जुलाई को कि नेशनल इमरजेंसी लगने वाला है, ठीक है। तो 22 जुलाई से 22 अगस्त यानी कि 1 महीने के अंदर उसको दोनों ही हाउसेस, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी विद इन 1 मंथ जो है उसको अप्रूव करना पड़ेगा, यानी कि दोनों ही हाउसेस से वो पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी से, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर दोनों ही हाउसेस से पास होना चाहिए। साथ ही एक बार जो आपका नेशनल इमरजेंसी लग गया है ना, तो वो 6 महीने तक वैलिड रहता है, ठीक है। उसके बाद आप चाहो दोबारा वही सिचुएशन है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन है, तो दोबारा नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ ये 6 महीने तक ही वैलिड रहेगा और इसको इनडेफिनाइट पीरियड के लिए आप लगा सकते हो। 6-6 महीने करके आपको उसको वापस से अप्रूव करवाते रहना पड़ेगा, लेकिन वो इनडेफिनाइट पीरियड के लिए लगा रह सकता है। समझ में आ गया। तो ये हो गया पार्लियामेंट अप्रूवल का केस। अब बात करते हैं इफेक्ट। अब इसका क्या इफेक्ट क्या है, तो देखो पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना वो पावरफुल हो जाती है। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर मतलब पावर जो है सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइडेड है, वो यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है, पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहती है। समझ में आ गया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ज़्यादा पावरफुल बन जाती है इस टाइम पे। हमारे फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर लिखे हुए हैं, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ वो छीन लिए जाते हैं हमसे, ठीक है। इसके साथ साथ प्रेसिडेंट अगर चाहे तो वो और भी फंडामेंटल राइट्स या और भी राइट्स को लिख के दे सकते हैं कि ये राइट है जो अभी एप्लीकेबल नहीं होंगे, लोगों से छीन लिए जा रहे हैं, तो वो भी वैलिड होगा। समझ में आ गया। ऐसा हमारा आर्टिकल नंबर 359 कहता है। तो बेसिकली आपका जब हमारे नेशनल इमरजेंसी लग रहा है तो हमसे हमारा आर्टिकल नंबर 19 छीन लिया जाता है, और अगर प्रेसिडेंट चाहें तो वो जो भी आर्टिकल लिख के देंगे वो आर्टिकल हमसे छीन लिए जाएंगे। समझ में आ गया। इन्फोर्स नहीं किए जाएंगे। इसके बाद अब इसको हटाया कैसे जा सकता है, रिवोक कैसे किया जाएगा, तो कभी भी अगर प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि अब नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, अब इमरजेंसी को हटा लेना चाहिए, तो वो उस चीज़ को विड्रॉ कर सकते हैं कि अब इमरजेंसी नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, लगाते टाइम जब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया था तो उसको दोनों हाउसेस से पास होना था 1 महीने के अंदर, लेकिन जब हटाया जा रहा है तो ऐसा कोई वो प्रोक्लेमेशन नहीं है, प्रेसिडेंट ने बोल दिया तो हटा दिया जाएगा, उसको दोनों हाउसेस से पास कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि जब लोकसभा को ऐसा फील हो कि अब नेशनल इमरजेंसी वाली सिचुएशन है नहीं, तो लोकसभा भी एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है
जो कि सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, बस लोकसभा के अंदर। जब इमरजेंसी लग रही है तो दोनों हाउसेस से पास होना ज़रूरी है, लेकिन जब उसको हटाने की बात हो रही है तो सिर्फ लोकसभा है जो ऐसा रिजोल्यूशन पास कर सकता है जो कि सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा में पास होना चाहिए। वो रिजोल्यूशन लोकसभा में पास हो गया तो प्रेसिडेंट को इमरजेंसी जो है वो हटानी पड़ेगी। समझ में आ गया। इसके बाद अब जो मैंने आपको रिक्वायर्ड मेजॉरिटी बताया था कि दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी में, इसका मतलब क्या है, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप दोनों ही हाउसेस की एंड 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो ये हमें मेजॉरिटी चाहिए पास कराने के लिए उस रिजोल्यूशन को जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। क्लियर है ये चीज़। तो नेशनल इमरजेंसी कितने ग्राउंड्स पे लगाया जाता है? 2 ग्राउंड्स पे लगाया जाता है। कौन प्रोक्लेम करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कितने टाइम में पास होना चाहिए, क्या इफेक्ट रहते हैं, कैसे हटाया जाता है और क्या मेजॉरिटी चाहिए उसको पास कराने के लिए। क्लियर है ये चीज़। सेम यही चीज़ हमको आप पढ़नी है प्रेसिडेंट रूल के टाइम में। तो प्रेसिडेंट रूल को ही हम लोग स्टेट इमरजेंसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कहते हैं। तो होता क्या है ना, हर एक स्टेट में गवर्नर होते हैं। गवर्नर एज अ एजेंट की तरह काम करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नर हैं जो उस स्टेट पे नज़र रखते हैं कि वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमारे गवर्नर को अगर कभी भी ऐसा फील हो कि ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है हमारे, तो वो प्रेसिडेंट को एक रिटन नोटिस दे देते हैं कि ये स्टेट अनकॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहा है। तो फिर प्रेसिडेंट उस स्टेट को जो है उस स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। समझ में आ गया। या स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व हो गया है पूरी तरीके से। अब उसका जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होगा ना वो हमारे प्रेसिडेंट संभालेंगे। समझ में आ गया। तो अगर वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं करता है या फिर हमारे प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो उस स्टेट में जो है आपका प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। अब प्रेसिडेंट रूल कौन लगाता है? तो हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं। समझ में आ गया। अब जब से प्रेसिडेंट रूल का रिजोल्यूशन हमारे प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया है, ये तब से लेके उसको, जैसे ऊपर में तो 1 महीने के अंदर उसको अप्रूव होना था, यहाँ पे कब से कितने देर के अंदर होना है? 2 महीने के अंदर होना है। ये चीज़ ध्यान रखना। यहाँ पे प्रोक्लेमेशन 1 महीने के अंदर पास होना चाहिए, यहाँ पे 2 महीने के अंदर पास होना चाहिए। सेम जैसे ऊपर था, एक बार लग गया तो 6 महीने तक वैलिड रहेगा, लेकिन नेशनल इमरजेंसी आपका इनडेफिनाइट पीरियड के लिए था। ये आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है 3 साल तक ही लगा सकते हो। 3 साल से ज़्यादा किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल नहीं रह सकता है। ठीक है। और इसमें एक और कंडीशन है कि एक बार आपने 6 महीने तक लगा दिया, दोबारा 6 महीने तक लगा दिया, अब 1 साल से ज़्यादा अगर वो लग रहा है किसी भी स्टेट में, तो ये 2 कंडीशन है जिस कंडीशन में प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में ये रह सकता है 1 साल से ज़्यादा। पहला तो ये कि उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस स्टेट के किसी रीजन में नेशनल इमरजेंसी लगा होना चाहिए, या फिर इलेक्शन कमीशन जो है ये चीज़ बोल दे कि इस स्टेट में इलेक्शंस नहीं कंडक्ट कराए जा सकते। तो ये 2 कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं तो ही जाके किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है आपका 1 साल से ज़्यादा तक लगा रह सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बस ये 3 साल तक ही रह सकता है। क्लियर है ये चीज़। अब इसको कौन से मेजॉरिटी से पास होना चाहिए? तो सिंपल मेजॉरिटी से, दोनों ही हाउसेस से 2 महीने के अंदर अगर ये पास हो जाता है तो आपका प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा दिया जाता है। ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं? तो वही होते हैं, स्टेट जो है स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या फिर कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। प्रेसिडेंट जो है पूरा एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं थ्रू गवर्नर, यानी कि प्रेसिडेंट के बिहाफ पे उस स्टेट का सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन संभालते हैं? गवर्नर संभालते हैं। इसके बाद अब क्योंकि स्टेट जो असेंबली है उसको हटा दिया गया है, तो पार्लियामेंट जो है उस स्टेट के रिगार्डिंग जितने भी स्टेट मैटर्स हैं उन पे कानून बना सकता है और वो उस स्टेट में लागू होंगे। समझ में आ गया। रिवोक कैसे किया जा सकता है? प्रेसिडेंट कभी भी रिवोक कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आर्टिकल नंबर 360 के अंदर मेंशन है। ये क्या कहता है? जब भी कोई ऐसी सिचुएशन है कि हमारे कंट्री में कुछ ऐसा फाइनेंस को लेके कुछ भी खतरा मंडरा रहा है, तो हमारे प्रेसिडेंट जो है ना फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है। ये भी आपका 2 महीने के अंदर पास हो सकता है, लेकिन जहाँ आपने ऊपर देखा कि 6 महीने से ज़्यादा अगर है इमरजेंसी तो उसको दोबारा ही दोनों हाउसेस से पास कराना पड़ता है, दोनों ही केसेस में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आपने एक बार लगा दिया तो वो कितने भी टाइम तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा रह सकता है, उसको बार बार 6 महीने के अंदर आपको रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ये चीज़। एक बार लगा दिया तो वो रहेगा कितने भी टाइम के लिए, और वो सिंपल मेजॉरिटी से दोनों ही हाउसेस से पास होना चाहिए। और इसका इफेक्ट ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है ना स्टेट को बोल सकते हैं कि आप जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज कम कर दो, या जो भी आपके जो मनी बिल्स हैं, फाइनेंशियल बिल्स हैं, उनको स्टोर करो, मुझे देखना है उसको क्या क्या सीन चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। इसको रिवोक कब किया जा सकता है? प्रेसिडेंट कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है।
तो 3 तरीके की इमरजेंसी हमने देखी। नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में या किसी स्पेसिफिक पार्ट में लगाया जा सकता है, प्रेसिडेंट रूल किसी स्पेसिफिक स्टेट में लगाया जा सकता है, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जब भी कोई ऐसी फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम है, उस सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है लगा दिया जाता है। ठीक है, तीनों को कौन लगाते हैं? हमारे प्रेसिडेंट लगाते हैं, ये आर्टिकल 352 के तहत, ये आर्टिकल 356 के तहत और ये आर्टिकल 360 के तहत। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़, ये आपका प्री का क्वेश्चन है। इसके साथ साथ 1 महीने के अंदर पास होना चाहिए, 2 महीने के अंदर पास होना चाहिए पार्लियामेंट से, 2 महीने के अंदर सिंपल मेजॉरिटी से, ये स्पेशल मेजॉरिटी से। क्लियर है ये चीज़? तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है प्री के पर्पज से। अब मैंने आपको करा दिया सारा स्टैटिक पार्ट एकदम अच्छे से कवर। अब बात करते हैं इसके करंट पार्ट की, चल क्या रहा है। तो हुआ क्या था ना, 25 जून 1975 में हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि 21 मार्च 1977 तक थी लगी हुई। और इस चीज़ को 2025 में 50 साल हो गए हैं, यानी कि 50 साल पहले हमारी कंट्री में नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। इस वजह से ये जो चीज़ है ना, ये न्यूज़ में बनी हुई है। और इससे रिलेटेड मैंने इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं, मैं क्या बताऊँ, इसीलिए मैंने आज क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया इसके रिगार्डिंग, ताकि आप लोग उसको अच्छे से कर पाओ। अब 1975 में क्यों लगाई गई थी इमरजेंसी? तो 3 रीजंस हैं जिस वजह से 1975 में जो है नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई थी। पहला तो है आपका सोशल अनरेस्ट। तो लोग ना इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को ना क्वेश्चन कर रहे थे, उनसे खुश नहीं थे, जिसके चलते लार्ज स्केल पे प्रोटेस्ट, स्ट्राइक्स और ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। जेपी मूवमेंट, जो जयप्रकाश नारायण जी थे, उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था, उनकी लीडरशिप के अंदर ये मूवमेंट शुरू किया गया था, जिसने इंदिरा गांधी की सरकार की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया था काफ़ी ज़्यादा। इस वजह से जो वहाँ का इन्वायरमेंट था हमारी कंट्री का उस टाइम का बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे थे। फिर इसके बाद आया इकोनॉमिक क्राइसिस 1971, इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बाद ना हमें इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, ये सारी कंडीशंस देखने को मिली। फिर ग्लोबल ऑयल क्राइसिस आ गया, जिससे हमारे यहाँ फ्यूल के प्राइसेस, इंपोर्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए, जिससे लोग खुश नहीं थे, तो ये लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, फिर पॉलिटिकल फैक्टर्स आया, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया, इंदिरा गांधी के जो इलेक्शंस हुए थे ना, उस चीज़ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ये बोला गया कि वो इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस था, ये इलेक्शन सही तरीके से कंडक्ट नहीं हुए थे। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से हमें देखने को मिलता है कि नेशनल इमरजेंसी लगा दिया गया। क्लियर है ये चीज़? इसके बाद नेशनल इमरजेंसी जो है हमारी कंट्री में अभी तक 3 बार लग चुका है। पहला 1962 में चाइनीज़ अग्रेशन से, फिर आपका 1971 में पाकिस्तान वॉर, ये वाला जो मैंने आपको बताया, और तीसरा आपका 1975 इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ये तीन बार हमें जो है इंडिया में नेशनल इमरजेंसी देखने को मिला है, और ये सारे रीजंस हैं जिस वजह से ऐसा हुआ। इसके बाद इमरजेंसी के दौरान बिना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स किए गए थे। अब ये कुछ अमेंडमेंट्स थे जो उस टाइम किए गए जिस टाइम हमारी कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी। ठीक है, तो पहला है 38th अमेंडमेंट 1975। इस अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने ये बोला जो हम इमरजेंसी लगाते हैं आर्टिकल नंबर 352, 356, 360 के तहत, तीनों इमरजेंसीज, वो जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है ना, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हैं कि हाँ ये इमरजेंसी वाली कंडीशन थी, तो उस चीज़ पे जुडिशियल रिव्यू जो है नहीं हो सकता है। होता क्या है, जैसे देखो प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू होता है कि हाँ भाई नेशनल इमरजेंसी वाली कंडीशन थी, प्रेसिडेंट ने जो किया है ठीक किया है। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया था, 38 अमेंडमेंट एक्ट ने उस टाइम 1975 में ये बोल दिया था कि अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई कंडीशन है नेशनल इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने वाली, तो फिर इमरजेंसी वैलिड है। ठीक है, इस चीज़ पे जो कोर्ट है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है। समझ में आ गया? तो एक तरीके से जुडिशरी की पावर को कम कर दिया गया, रोक दिया गया कि इस चीज़ पर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा। ठीक है, फिर आया आपका 39th अमेंडमेंट एक्ट 1975 में। इसने क्या किया, जो भी हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के, इनके इलेक्शंस को लेके जो भी डिस्प्यूट होता है ना, वो सारी जो पावर्स है ना, जो डिसाइड करना है सब कुछ, ये पार्लियामेंट को सौंप दिया गया कि आप डिसाइड करो क्या ये सही तरीके से कंडक्ट हुआ था, नहीं हुआ था। तो इस चीज़ से जो जुडिशरी का काम था कि जुडिशरी चेक करती थी कि इलेक्शन ठीक से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक से हुए कि नहीं हुए, उससे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट थे वो सॉल्व करना, वो पावर अब किसको दे दी गई, पार्लियामेंट को दे दी गई। समझ में आ गया? इसके बाद आया आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 में। इसने क्या किया, इसने पहले तो आर्टिकल नंबर 31C इंट्रोड्यूस किया, जो ये कहता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है ना, वो फंडामेंटल राइट के ऊपर है। तो DPSP को इसने ज़्यादा ही पावर दे दी फंडामेंटल राइट के कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरा इसने आर्टिकल नंबर 32A इंसर्ट किया, जो ये कहता था कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, होता क्या है, जैसे स्टेट ने कोई कानून बनाया तो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू कर सकता है कि ये कानून ठीक है, नहीं है, लोगों के हित में है, लोगों के हित के लिए
नहीं है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इस आर्टिकल ने क्या कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी कानून बनाएगी किसी भी स्टेट की, वो सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू नहीं कर सकता है। हालांकि इस चीज़ को 43rd अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिया गया। फिर इसके बाद आया आपका आर्टिकल नंबर 131A एंड आर्टिकल नंबर 226A, जिसने ये बोला कि हाई कोर्ट जो है किसी भी स्टेट की, वो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉज लेके आ रही है उस चीज़ को रिव्यू नहीं कर सकता है। बेसिकली जुडिशियल रिव्यू सेंट्रल गवर्नमेंट के काम पे हाई कोर्ट नहीं कर सकता है, ये था, ठीक है। फिर इसके बाद इसी अमेंडमेंट से लोकसभा का टर्म पीरियड 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। फिर इसके बाद फिर इसने क्या किया, आर्टिकल नंबर 368 में क्लॉज 4 एंड 5 ऐड कर दिया, जो कि ये कहता था कि इसने पार्लियामेंट को ना एक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की वर्चुअली अनचेक्ड पावर दे दी। मतलब कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट कर सकता था और उस पर कोर्ट जो है जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। तो बेसिकली पार्लियामेंट के डिसीजन पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सवाल नहीं उठा सकता था। तो ये कुछ पावर्स थी जो दे दी थी, ठीक है। इसके तो ये कब हुआ, ये जब हमारी जब इमरजेंसी चल रहा था ना हमारी कंट्री में, उस दौरान कुछ ये अमेंडमेंट आए थे। अब ये जितने भी ये अमेंडमेंट्स हैं ना, ये आज की डेट में वैलिड नहीं है। कहीं आप लोग सोचो वैलिड है, नहीं, ये अमेंडमेंट्स हमारी कंट्री में जब इमरजेंसी थी ना उस टाइम पे लगाए गए थे। आज की डेट में ये वैलिड नहीं है। 38th अमेंडमेंट एक्ट पार्शियली इनवैलिड है। 39th अमेंडमेंट एक्ट को हटा दिया गया, स्ट्रक डाउन कर दिया गया। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में कुछ चेंजेस आए। जो ये बदलाव थे ये 43rd अमेंडमेंट एक्ट से हटा दिए गए। कुछ जो ये अमेंडमेंट्स हुए थे ना, इनके अलावा क्या किया गया, सिविल लिबर्टीज हो गए, आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, इनको सस्पेंड कर दिया गया था ये ADM जबलपुर वाले केस में। और साथ ही आपके जो मीडिया थे उस पर सेंसरशिप लगा दी गई थी। मास अरेस्ट हुए थे आपके मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। तो ये सारी चीज़ें हुई थी उस टाइम पे, ठीक है। अब ये जो हमने ऊपर देखा ना, ये तो थे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि किए गए थे इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, 1975 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर किया, उस टाइम पे मीडिया का सेंसरशिप हुआ, कोर्ट और पार्लियामेंट की फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए, लोगों को बिना रीज़न के अरेस्ट किया गया, फोर्स स्टेरिलाइजेशन हुआ, जैसे ह्यूमन राइट्स वगैरह इनको वायलेट किया गया, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे ना उनको ज़बरदस्ती रिटायर किया गया। तो इमरजेंसी के टाइम, इमरजेंसी के नाम पे एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई जो नहीं करनी चाहिए थी। तो इन सब मिसयूज़ को देखते हुए इमरजेंसी के बाद कुछ रिफॉर्म्स लाए गए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाते हैं तो इमरजेंसी के नाम पे वो पावर का मिसयूज़ ना करे। समझ में आया? तो ये कुछ रिफॉर्म्स है जो लाए गए, जिसमें से पहला तो ये है कि मई 1977 में शाह कमीशन को बनाया गया, ठीक है। ये एक इंक्वायरी कमीशन था जो इमरजेंसी के दौरान जितने भी अब्यूजेज हुए थे, ज़बरदस्ती स्टेरिलाइजेशंस हो गए, सेंसरशिप हो गया कोर्ट का, पार्लियामेंट का, या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो फोर्सिबली रिटायर किया गया था, इस तरीके के जितने भी काम हुए थे ना, उन सभी को इन्वेस्टिगेट किया गया इस कमीशन के द्वारा। समझ में आया? सभी चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन किया इन्होंने। इसके साथ साथ क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978। इस अमेंडमेंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस जो है लाए गए। तो सबसे पहला चेंज जो लाया गया वो आर्टिकल 352 के तहत लाया गया। अब ऊपर अगर आओ आप थोड़ा, मैंने आपको बताया था कि ये दो तरीके की इमरजेंसी होती है नेशनल वाली, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो इंटरनल इमरजेंसी में ना पहले आर्म्ड रेबेलियन ये शब्द यूज़ नहीं किया गया था, बल्कि इंटरनल डिस्टर्बेंस यूज़ किया गया था। तो एक्सटर्नल इमरजेंसी तो किसी भी रीज़न से हो गई, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, लेकिन इंटरनल इमरजेंसी के लिए वर्ड यूज़ किया गया था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो सकता है, मेरी आपकी फाइट हो रही है तब भी वो इंडिया के अंदर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो उसका भी इस्तेमाल करके लोग जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोल सकते हैं कि अब जो है नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है क्योंकि दो लोगों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है। समझ में आया? तो इस चीज़ को हटा दिया गया और इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह वर्ड यूज़ किया गया आर्म्ड रेबेलियन। अब आर्म्ड रेबेलियन ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड है। ये क्लियरली डिफाइन करता है कि इमरजेंसी सिर्फ आपकी बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन में ही लगाई जा सकती है। बहुत वायलेंट कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग बॉम्ब, वेपन्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो जाके आप लोग बोल सकते हो कि इंटरनल इमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है। समझ में आ गया? तो ये सबसे पहले चेंज किया गया कि इसको आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह पे। समझ में आ गया? इसके बाद क्या हुआ, अब पीएम जो है ना, प्राइम मिनिस्टर, वो अकेले इमरजेंसी रिकमेंड नहीं कर सकते। पहले प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड कर दिया तो प्रेसिडेंट को वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पीएम नहीं करेंगे अकेले रिकमेंड, बल्कि पूरी कैबिनेट जो है वो रिटन फॉर्म में प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देगी, तब जाके प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। ऊपर आओ दोबारा, यहाँ मैंने आपको बताया
बताया था कि प्रेसिडेंट लगा सकते हैं ऑन रिटन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये जब ये पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो है इसके अंदर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो ये पूरा जो है आपको जब रिटन रिकमेंडेशन देगी हमारे प्रेसिडेंट को तभी प्रेसिडेंट लगा सकते हैं, पहले इनका कोई रोल नहीं था, पहले प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया तो प्रेसिडेंट को लगाना पड़ता था, ठीक है। तो ये चीज़ चेंज की गई। इसके बाद आपका नेशनल इमरजेंसी की अगर कोई सिचुएशन है तो उस चीज़ को जब प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया है तो उसको 1 महीने के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों ही हाउसेस से पार्लियामेंट के पास होना पड़ेगा। ये भी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर वो पास नहीं होता है तो यानी कि नेशनल इमरजेंसी जैसी कंडीशन नहीं है, ठीक है, और अगर पास हो गया तो नेशनल इमरजेंसी वाली कंडीशन है। इसके बाद 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, तो इमरजेंसी के दौरान मैंने आपको ऊपर यहाँ पे समझाया था कि हमसे ना हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं जब भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है। तो आर्टिकल नंबर 19 जो है सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 हमें बोलने, सुनने, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह सब कुछ देता है, ठीक है। तो इस 44th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा है, पर 2 चीज़ें ऐड की थी हमारे फंडामेंटल राइट को लेके। पहली चीज़ तो ये ऐड की थी कि आर्टिकल नंबर 19 जो है ना तभी सस्पेंड होगा जब हमारा जो नेशनल इमरजेंसी है ना वो एक्सटर्नल इमरजेंसी है। अगर इंटरनल है तो आर्टिकल नंबर 19 जो है वो सस्पेंड नहीं होगा, एक्सटर्नल है तब आर्टिकल नंबर 19 सस्पेंड होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरी चीज़ मैंने आपको ऊपर बताई थी कि हमारे प्रेसिडेंट अगर लिख के दे दें कि ये राइट्स हैं जो अभी नहीं एनफोर्स हो सकते तो वो भी हमसे छीन लिए जाएंगे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो प्रेसिडेंट वो भी सस्पेंड कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इसने बोला 44th अमेंडमेंट एक्ट ने, ठीक है। प्रेसिडेंट जो चाहे लिख सकते हैं कि आर्टिकल नंबर 20, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, 16 ये एनफोर्स नहीं किए जा सकते। मतलब अगर मुझसे छीने जा रहे हैं तो मैं कोर्ट नहीं जा सकती, राइट। तो इसने क्या किया, 44th अमेंडमेंट एक्ट ने एक चीज़ बोली, ठीक है ऐसा हो सकता है लेकिन आप आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 को सस्पेंड नहीं कर सकते और ना ही उनके एनफोर्समेंट को रोक सकते हो। समझ में आ गया। तो हमसे हमारे कितने भी फंडामेंटल राइट छीने जा सकते हैं लेकिन आर्टिकल नंबर 20 जो कि है राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन for offenses and article 21 right to life and personal liberty, ये दोनों राइट्स जो हैं ये आप मेरे से नहीं छीन सकते। इसके अलावा जो भी राइट्स हैं वो आप मेरे से छीन सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और ऐड की थी जो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल नंबर 19 हमसे तभी छीना जा सकता है जब एक्सटर्नल इमरजेंसी है। इंटरनल इमरजेंसी वाली कोई भी कंडीशन है तो हमसे नहीं छीना जा सकता है। समझ में आ गया, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल नंबर 20 ये है क्या, राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये है किसी भी क्राइम के लिए प्रोटेक्शन, जैसे डबल पनिशमेंट वगैरह मिल जाती है ना किसी इंसान को, उससे रोकने के लिए। और दूसरा मुझसे मेरे जीवन जीने का अधिकार आप नहीं छीन सकते, खुश रहने का, बोलने का, चलने का, ये अधिकार आप नहीं छीन सकते हो, ठीक है। तो ये था, आई होप ये समझ में आया हो। इसके अलावा एक और चीज़ है राइट टू प्रॉपर्टी। पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, फिर इसको हटा दिया गया, आर्टिकल 300A ऐड कर दिया गया। अब इसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है, बट अब ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी। तो ये भी किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद आता है रिमूवल ऑफ आर्टिकल 257A। तो पहले सेंटर किसी भी स्टेट में अपनी मिलिट्री फोर्स भेज सकता था लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए, अगर किसी स्टेट में कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है तो, ठीक है। इसको मिसयूज़ करने के चांसेस थे, इसलिए इस आर्टिकल को भी हटा दिया गया। तो अब ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। फिर टर्म ऑफ लोकसभा, इसको वापस 5 साल कर दिया गया, 6 साल नहीं है अब। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद रीस्टोर जुडिशियल रिव्यू। तो ऊपर मैंने आपको समझाया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन डिस्प्यूट्स को कोर्ट का जो वो है वो नहीं वो देखेगा, पार्लियामेंट ही देखेगा पूरा जुडिशियल रिव्यू उसके ऊपर। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने जुडिशरी का जो ये राइट था इसको रिस्टोर कर दिया। अब जुडिशरी जो है इस पर जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, ठीक है। तो ये कुछ था, एक बार और समझ ले। तो ये हुआ क्या, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए गए, ये सारे जो बेतुके थे इसको वापस से पोस्ट रिफॉर्म वापस से वही बैक टू नॉर्मल कर दिया गया जो पहले था। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे कंक्लूजन। तो जब इमरजेंसी लगा ना हमारी कंट्री में, उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिला कि लोग पावर का मिसयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। खासकर जब बात नेशनल इंटरेस्ट की हो या स्टेबिलिटी की हो तो उसके नाम पर लोग ना कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग, मीडिया, जुडिशरी, ऑपोजिशन हमेशा ना एक्टिव रहे, हमेशा पता रहे उनको क्या चल रहा है। इमरजेंसी हमें एक तरीके से ये याद दिलाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड और सिविल लिबर्टीज़ को बचाए रखने के लिए हमें हमेशा जो है एक तरीके से अटेंटिव रहना चाहिए, हमेशा अपने राइट्स को लेके पता रहना चाहिए हमारे राइट्स क्या हैं, किस तरीके से काम करें, ताकि फ्यूचर में हमसे वो चीज़ें छीनी ना जा सके, ठीक है। तो यही था आपका पूरा, ये आई होप समझ में आया हो। अब इसके बाद ये डब्बा जो आप देख रहे हो ना, ये वही है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है नेशनल इमरजेंसी को लेके।
आर्टिकल 352 के तहत लगता है, किस ग्राउंड पे लगता है, कैसे प्रोक्लेम किया जाता है, कैसे अप्रूवल मिलता है, कितनी मेजॉरिटी चाहिए, कितने टाइम के लिए लगा रहता है और कैसे रिवोक किया जाता है, ये सारा मैंने आपको समझा दिया है ऊपर। और इसके बाद इसके क्या इफेक्ट होते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन में, तो मैंने आपको बताया था फेडरल से यूनिटरी स्ट्रक्चर में हम लोग कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारी जो पार्लियामेंट है वो कोई भी डायरेक्शन दे सकती है किसी भी स्टेट को कोई काम करने के लिए, स्टेट को वो काम करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद लोकसभा की लाइफ पे किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है और लेजिस्लेटिव असेंबली पे भी। तो जैसे अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई है तो लोकसभा का टर्म पीरियड डिसॉल्व होने वाला, लोकसभा डिसॉल्व होने वाला है, तो उसके टर्म पीरियड को 1 साल बढ़ाया जा सकता है। और सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी टर्म पीरियड को 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, कितने भी टाइम के लिए। जैसे नेशनल इमरजेंसी आपकी इंडेफिनाइट पीरियड के लिए रहती है, सिमिलरली लोकसभा को भी आप एक साल करके कितने टाइम के लिए भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। फंडामेंटल राइट पे क्या असर पड़ता है मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल नंबर 19 हमसे छीना जा सकता है तब जब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो। इसके अलावा और भी जो भी हमारे प्रेसिडेंट लिख के दे दें वो भी राइट्स हमसे छीने जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 ये छीना नहीं जा सकता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 359 का कहना है। और 358 का ये कहना है कि आर्टिकल 19 तभी छीना जा सकता है जब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो। क्लियर है ये चीज़। तो ये था आपका नेशनल इमरजेंसी को लेकर। अब इसके ऊपर करेंगे हम लोग मेंस के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर, क्योंकि ये पढ़ लिया हमने, दैट इज नॉट इनफ, ये तो आपके पास नॉलेज आ गई। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आता है उसको किस तरीके से अप्रोच करना है ये हमें सीखना है। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जैक्टली पहले पिछले सालों में क्या पूछा गया है। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपका 2018 का है, ये वाला 2004 का, ये 1996, 1992 एंड 1995। अब आप बोलोगे दी इतने पुराने क्वेश्चंस क्यों, तो देखो ये टॉपिक करंट में बना हुआ है, राइट। एंड 2018 के बाद इससे रिलेटेड कोई टॉपिक आया नहीं है, कोई क्वेश्चन आया नहीं है, तो इसके अब 100% चांसेस है कि हो सकता है इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए ही आए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इन सारे ही क्वेश्चंस को करने बैठना है, इसका मतलब ये है इनसे इंस्पायर होकर कि एग्जैक्टली किस तरीके से मेरे से पूछा जा सकता है, कैसे पहले पूछा गया है, वैसे एनालाइज करके प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके इमरजेंसी रिलेटेड पहले आ चुके हैं। तो अब हमने जो ये टॉपिक पढ़ा हमने क्या क्या देखा, हमने इसमें देखा कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके रीजंस हमने देखे, कुछ हमने सोशल अनरेस्ट, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, तो ये क्वेश्चन बनेगा। अब आपने क्या करना है, एक रजिस्टर में ना ये करना है मेंस आंसर राइटिंग कि जून का हमने मैगजीन पढ़ा था, ये टॉपिक्स थे, इससे ये क्वेश्चन बने, तो इससे आपका करंट वाला पार्ट जो है वो 100% अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन सकता है, क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन 1975। 15 मार्क्स का है, ठीक है। यूजुअली आपके पास वर्ड लिमिट होती है, मार्क्स होते हैं, सब कुछ दिया हुआ होता है। अब मैंने क्या किया है, आपको भी इसी तरीके से अप्रोच करना है। मेरे से क्या क्या पूछा गया है, मुझे क्या क्या लिखना है, मैंने उसको अंडरलाइन किया है। मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स लिखने हैं जिसकी वजह से 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी, राइट। इस चीज़ को क्रिटिकली एग्जामिन करना है, ये चीज़ ध्यान रखो, जहाँ भी ये वर्ड आ रहा है क्रिटिकली एग्जामिन, इसका मतलब ये है कि मुझे उस टॉपिक के बारे में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही चीज़ें लिखनी है, एक बैलेंस्ड वे में मुझे उस आंसर को अप्रोच करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें या सिर्फ नेगेटिव चीज़ें बतानी है मुझे। क्लियर है ये चीज़। तो इसको स्टार्ट कैसे किया, ये सब कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, ये सारा आपको मैगजीन में जो हमने अभी कंटेंट पढ़ा है ये वही कंटेंट है सारा का सारा, ठीक है। तो पहले तो नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया था, ये इंट्रोडक्शन है। कोई भी मेंस आंसर राइटिंग जब हम लोग लिखते हैं, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं पता है, तो पहले इंट्रो होता है, फिर बॉडी होता है आपका, फिर कंक्लूजन होता है, ठीक है। तो इंट्रो क्या है, इंट्रो में आप कोई फैक्ट डाल सकते हो, कोई डेटा डाल सकते हो, कोई डेफिनेशन डाल सकते हो। तो यहाँ पे क्योंकि अब मुझसे इमरजेंसी का पूछा है, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कि 1975 में क्यों लगाया गया था, तो मैंने उसके बारे में बता दिया है क्यों लगाया गया था। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से लगाया गया था। तो नेशनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड ऑन इतने तारीख को डिक्लेयर किया गया था, इस आर्टिकल के अंडर किया गया था और इस वजह से किया गया था। समझ में आ गया। अब ये हमारी इंडियन डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था, ये मैंने बता दिया। अब ये क्यों लगाए गए थे, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या किया था, उनके जो इलेक्शन था उसको गलत डिक्लेयर कर दिया था कि इलेक्शन गलत तरीके से हुआ था। इसके साथ साथ जो उनकी हमें चैलेंजेस देखने को मिले थे कि लोग उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उससे खुश नहीं थे, ठीक है। दूसरा क्या हमें
देखने को मिला कि ये जो चीज़ था ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो हुआ था, अंदर लोग जो भी प्रोटेस्ट चल रहे थे, इस इंटरनल डिस्टर्बेंस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम अच्छे से डिफाइन नहीं कर रखा था, राइट। तो ये एक क्लियर डेफिनेशन लैक करता था, जिस वजह से उनको लगा कि अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो ये इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इस वजह से इमरजेंसी लगानी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स हो गए। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हो गए, तो हमने देखा किस तरीके से जयप्रकाश नारायण जी ने एक पूरा प्रोटेस्ट जो है लेड किया था, वो लीडर रहे थे। उनको लग रहा था कि वो उस गवर्नमेंट की जो भी फंक्शनिंग थी उससे खुश नहीं थे, ठीक है। पूरा यूथ कोई भी खुश नहीं था। क्यों खुश नहीं था? 1971 के बाद अनएम्प्लॉयमेंट आ गई थी, इन्फ्लेशन आ गई थी, जिसको हमारी गवर्नमेंट टैकल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। फिर वही है, इस सब की वजह से प्रोटेस्ट चलने लग गए। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या हुए, जो मैंने आपको वही बताया, इन्फ्लेशन आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, फूड शॉर्टेजेस हो गए, स्टैग्नेशन, इकोनॉमी रुक गई, ग्रोथ रुक गया। फिर ऑयल क्राइसिस आ गए, जिससे और ज़्यादा सिचुएशन बिगड़ गई, ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगे हो गए। तो ये सारी चीज़ें थी जिस चीज़ ने पब्लिक को डिस्कनेक्ट कर दिया था गवर्नमेंट से। पब्लिक को ऐसा फील होने लग गया था कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है। इसके बाद इसको हमने क्या बोला था, यहाँ पे देखो, ऊपर देखो ध्यान से, मैंने ये डिफाइन कर दिया, मैंने ये डिफाइन कर दिया, मैंने ये भी डिफाइन कर दिया, राइट। ये तीनों जिस पे मैंने अंडरलाइन किए, मैंने वो सब डिफाइन कर दिया। तो मैं अगर किसी का आंसर चेक कर रही हूँ, मुझे पता लग गया है इस बंदे ने हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल लिख दिया, पॉलिटिकल फैक्टर लिख दिया, हाँ इकोनॉमी वाला भी लिख दिया, फिर लास्ट में क्रिटिकली एग्जामिन, तो इसने इसको क्रिटिकली एग्जामिन भी कर दिया। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स मिला के टू द पॉइंट आंसर लिखना है, छोटा लिखना है, क्रिस्प लिखना है एकदम, ठीक है। अब क्रिटिकली एनालिसिस क्या किया कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने इमरजेंसी उस टाइम उन्हें लगा कि ज़रूरी है इसलिए ला दिया इकोनॉमी स्टेबल करने के लिए। लेकिन काफ़ी लोगों का ये कहना है कि ये एक तरीके से उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है, मिस यूज़ किया अपनी पॉलिटिकल पावर को मेंटेन रखने के लिए। क्लियर है ये चीज़? तो ये जो था ये पॉलिटिकल थ्रेट। अब यहाँ मैंने क्या किया है, गवर्नमेंट की मैंने पॉजिटिव चीज़ें भी बता दी हैं कि गवर्नमेंट ने उस टाइम इकोनॉमी स्टेबिलिटी बनानी चाहिए, इस वजह से किया। दूसरा मैंने ये बता दिया कि लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया है पॉलिटिकल पावर अपनी मेंटेन करने के लिए। तो क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही साइड्स लिखो और एक बैलेंस्ड वे में अपना आंसर पेश करो, ठीक है। वही है फिर कंक्लूजन आपका सेम वहीं से उठाया कि 1975 का जो इमरजेंसी था, इसने हमारे इंडिया में एक तरीके से क्या किया, एक टर्निंग पॉइंट की तरह साबित हुआ, और जिससे हमें ये पता लगा कि हमें ज़रूरत है एक क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड की, जिससे अगर फ्यूचर में कोई और सरकार आती है तो वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करे। क्लियर है ये चीज़? और स्टेबिलिटी बनी रहे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, इसको प्रिपेयर कर लेना। साथ ही आई वुड सजेस्ट यू कि ये 2018 वाला क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेना और इसको पढ़ लेना, और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपके पास है ही ऊपर। तो आपका ये जो टॉपिक है इमरजेंसी, इससे रिलेटेड अगर कुछ भी आएगा तो आपके पास इनफ डेटा है, इनफ नॉलेज है, आप लोग उसको करके आ पाओगे। क्लियर है ये चीज़? आई होप आपको मेरा अप्रोच समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरीके से करवाना चाह रही हूँ, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था मेरा बिल्कुल यही था कि मुझे कोई इसी तरीके से कराए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि इसको मेंस ओरिएंटेड है, इसको इतना सारा कंटेंट मुझे कैसे याद होगा, मैं कैसे कर पाऊँगी। तो इसको एग्जैक्टली इस तरीके से करना है। हमने टॉपिक पढ़ लिया, हमने देखा इसके लिए मेरे पास स्टैटिक नॉलेज है, क्योंकि कई बार जब हम शुरू कर रहे होते हैं, अभी आप पॉलिटी अगर आपने शुरू किया है, आपको नहीं पता कि लास्ट चैप्टर में क्या होने वाला है, पर सपोज लास्ट चैप्टर फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर का है और प्राइम मिनिस्टर रिलेटेड कुछ आ गया, आपको यही नहीं पता कि उनके इलेक्शंस कैसे होते हैं, क्या होता है, तो आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से मैंने पहले आपको स्टैटिक पार्ट समझाया कि ये है इमरजेंसी से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट। फिर अब करंट का क्या सिनेरियो है ये मैंने बताया कि करंट में क्यों बना हुआ है, क्योंकि 50 साल हो गए हैं इमरजेंसी लगाए हुए। इसके बाद अब इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो हमारे पास इमरजेंसी रिलेटेड अगर कुछ भी आता है तो टॉपिक हमारे पास क्लियर है, एकदम क्लियर है ये चीज़। नाउ इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारे पास पर्सनालिटी राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। कोई डाउट हो तो मेरे को प्लीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, और कैसा लग रहा है ये अप्रोच बताना, ये नोट्स वगैरह चाहिए तो बताना प्लीज़, मुझे रिव्यू देना ताकि मैं इस तरीके से कंटिन्यू करूँ कि ना करूँ। तो मैंने ना एक्चुअल में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है इस चैनल पे, आपने देखा होगा। मैंने इकोनॉमी स्टार्ट किया था, मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया है, हिस्ट्री भी मैंने सोचा था, फिर मैं मंथली मैगजीन्स पे आई, फिर मैंने अब ये डिसाइड किया कि मैं इसको किस तरीके से ले जाना चाहती हूँ इस चैनल को आगे फ्यूचर में। तो मैं इस पर फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ मंथली मैगजीन्स ही हैं जो कवर करवाऊँगी हर मंथ की, और इसी तरीके से डिटेल में करवाऊँगी। और मेरा मन भी है कि मैं प्रीलिम पॉइंटर्स भी लेके आऊँ, कि एक वीडियो आपकी कंपाइल्ड रहेगी कि जून में एग्जैक्टली ये टॉपिक थे जो प्री ओरिएंटेड है, इससे आपको ये पूछा जा सकता है, तो आप लोग वो याद कर लो।
इस तरीके से कुछ देखते हैं आगे फ्यूचर में। पर फिलहाल मैं एक चीज़ आपको गारंटी देती हूँ कि आपका जो मेंस का जो भी करंट वाला पार्ट है ना, वो अगर आप ये फॉलो करोगे मैं एकदम अच्छे से कवर करवा दूँगी, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है। बट वही है, आप लोग अपना रिव्यू देना, बताना मुझे कैसा लग रहा है सेशन वगैरह। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटी की वीडियोस नहीं आएंगी या पॉलिटी मैंने छोड़ दिया है। ऑलमोस्ट 50 to 60% हम लोग कर चुके हैं कवर, 60% मैं बोलूँगी, 60 से ज़्यादा ही कर चुके हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत बच गया है वो हम लोग एक बार मंथली मैगजीन कर लें, क्योंकि 8 या 9 वीडियो आएंगी इसकी, क्योंकि ऊपर जैसा मैंने आपको बताया था पूरा वो है सेक्शन वाइज है, तो वही सेक्शन वाइज हम लोग कवर करेंगे। 8 या 9 वीडियोस आएंगी। फिर जब तक नेक्स्ट मैगजीन रिलीज़ होती है, जो कि 20 तारीख के बाद ही रिलीज़ होती है, जैसे कि अब जुलाई वाली होगी 20 अगस्त के बाद, तब तक का जो टाइम हमारे पास बीच में बचेगा उसमें हम पॉलिटी की बची हुई वीडियोस भी कर लेंगे। तब तक उनको रिवाइज करना आप लोग और रीड करना। अब इजी चैप्टर्स हैं, इतने टफ चैप्टर्स है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और 1-2 ऐसे ही हैं जो आप लोगों को एक बार रीड करने पर भी समझ आ जाएगा, ठीक है। तो वही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आज आप लोगों को ये करा दिया है तो आप लोग इस मैगज़ीन को रीड नहीं करोगे। मैगज़ीन को रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी से आपको नॉलेज आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पर्सनालिटी राइट्स। तो पर्सनालिटी राइट्स का मतलब ये होता है किसी भी इंसान का पूरा राइट है उसके नाम पे, उसके चेहरे पे, उसकी आवाज़ पे, कि कोई भी इंसान, मतलब जैसे मेरी आवाज़ है या मेरी फ़ोटो है, तो कोई भी मेरी बिना परमिशन के मेरी फ़ोटो, मेरी आवाज़ या मेरा स्टाइल कुछ भी ऐसा कॉपी करने की कॉपी ना करे एक तरीके से, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा आजकल AI टेक्नोलॉजीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अब इससे होता क्या है ना, किसी का भी फेस कॉपी करना, किसी की भी वॉइस कॉपी करना, ये बहुत ज़्यादा सिंपल हो गया है, बहुत आसान हो गया है और काफ़ी ज़्यादा इसका मिसयूज़ होने लग गया है, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेके है ये पर्सनालिटी राइट। तो रिसेंटली अभी दिल्ली के हाई कोर्ट ने क्या किया, जो है हमारे सदगुरु जग्गी वासुदेव, इनकी कई जगहों पे मतलब कुछ ऐसा हो रहा होगा, उनकी आवाज़ या उनकी फ़ोटोज़ वगैरह का कोई मिसयूज़ कर रहा होगा AI के थ्रू, तो उस चीज़ पे रोक लगाया है। सो दिल्ली के हाई कोर्ट ने अभी रिसेंटली इनकी पर्सनालिटी राइट को प्रोटेक्ट किया है। मतलब अब किसी भी वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे उनकी आवाज़, चेहरा या उनकी तरह बोलने या दिखने का मिसयूज़ नहीं होगा AI से, ठीक है। तो इस चीज़ को रोका गया है, उनके पर्सनालिटी राइट को प्रोटेक्ट किया गया है। समझ में आ गया। तो पर्सनालिटी राइट होता क्या है, वही मेरे बिना परमिशन के मेरी किसी भी चीज़ को आप लोग यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट ने ये भी बोला है कि आजकल आपको पता है AI का जो इस्तेमाल है, मिसयूज़ है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज़ हो गया एग्जैक्टली सेम क्लोन कर सकते हैं, फेस मिमिक्री, एक्सप्रेशन वगैरह भी कॉपी कर सकते हैं थ्रू डीप फेक वीडियोज़। तो उनकी तरह बोलना या उनका स्टाइल रेप्लिकेट करने में AI अब एक्सपर्ट हो गया है। तो इस वजह से पर्सनालिटी राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन होने लग गया है, बिना परमिशन से उनकी आइडेंटिटी का यूज़ किया जा रहा है। समझ में आ गया। अब इस चीज़ में प्रॉब्लम क्या है, यूज़ करने में तो बहुत प्रॉब्लम है। उनकी रेप्यूटेशन, जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचता है, उनकी प्राइवेसी राइट्स वायलेट हो रहे हैं। साथ ही कोई ऐसा कैंपेन है जहाँ पे उनका चेहरा लगा दिया, कोई प्रमोशन कर दी उनका चेहरा लगा के, तो उनकी इकोनॉमी भी, उनके पैसे का भी नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से कोर्ट ने बोला है कि पब्लिक फिगर्स के राइट्स को लीगली प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और इस वजह से आपका पर्सनैलिटी राइट्स जो है ये न्यूज़ में बना हुआ है। अब पर्सनैलिटी राइट होता क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी इंसान का पूरा कंट्रोल होना चाहिए उनके पर्सनल एट्रीब्यूट्स पर, जैसे कि नाम, फोटो या चेहरा, उनकी आवाज़, उनकी स्टाइल, उनके एक्सप्रेशंस, अगर उनका कुछ खास ऐसा एक्सप्रेशन है तो अगर कोई भी बिना उनकी परमिशन के इन चीज़ों का यूज़ करता है, चाहे ऐड में, चाहे AI जनरेटेड वीडियो में या किसी डिजिटल कंटेंट में, तो वो इलीगल माना जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका पर्सनैलिटी राइट। आई होप आपको ये क्लियर हो। अभी जो पर्सनैलिटी राइट है ना, ये भी आपके 2 तरीके के होते हैं, इसके भी 2 पहलू होते हैं एक तरीके से। पहला होता है कमर्शियल, दूसरा होता है नॉन कमर्शियल। तो कमर्शियल एस्पेक्ट तो वो हो गया जैसे किसी सेलिब्रिटी का फेस या नाम यूज़ करके ऐड वगैरह बनाना, और नॉन कमर्शियल वो हो गया जैसे उनकी पर्सनल लाइफ या इमेज उनका बिना परमिशन के पब्लिक में शेयर होना, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों ही चीज़ों को आपका ये जो पर्सनैलिटी राइट है ना, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, कि आप उनकी बिना परमिशन की ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब इंडिया में पर्सनैलिटी राइट को क्या स्टेटस है पर्सनैलिटी राइट का, तो इंडिया में पर्सनैलिटी राइट किसी स्पेसिफिक लॉ में क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है। तो कोई एक्सप्लिसिटली कोई लॉ नहीं है पर्सनैलिटी राइट को लेके, लेकिन इनके कुछ कंपोनेंट्स को अलग अलग लॉज में और कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे कि कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी राइट की बात करें, पहला है राइट टू पब्लिसिटी। तो ये राइट अलाउ करता है कि किसी भी इंसान के नाम, फोटो, इमेज या स्टाइल को बिना उनकी परमिशन के कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़
यूज़ नहीं किया जा सकता, यानी कि पैसा कमाने के लिए, ऐड वगैरह जनरेट वगैरह करने के लिए इस्तेमाल आप लोग नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया? ये जो राइट है ना, ये इनडायरेक्टली आपका ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और कॉपीराइट एक्ट 1957 के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग समझें, मान लो अगर कोई ब्रांड किसी एक्टर के नाम या फेस का यूज़ करता है अपना कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए बिना उस एक्टर के अप्रूवल के, तो वो राइट टू पब्लिसिटी का वायलेशन होगा। क्लियर है ये चीज़? फिर दूसरा है आपका राइट टू प्राइवेसी। ये राइट प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी, उनकी आवाज़, चेहरा या लाइफ को बिना परमिशन के पब्लिक में दिखाया जाने से। समझ में आ रहा है? तो उनकी बिना परमिशन के ये चीज़ें आप लोग पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते हो। ये ब्रॉडली प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल नंबर 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बताता है। और दूसरा है आपका सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट में, जस्टिस KS पुट्टस्वामी केस 2017, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट जो है आपका डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, तो इसका आप चाह के भी आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्राइवेसी। इसके बाद बात करते हैं पॉस्थुमस पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया, यानी कि डेथ के बाद का क्या सीन है। किसी इंसान की डेथ हो जाती है उसके बाद, तो सेम वही सीन है इंडिया में। डेथ के बाद भी किसी पर्सन के पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। समझ में आ गया? जैसे आपका एम्बलम एक्ट 1950 है, ये जो लॉ है ये क्या करता है, ये प्रोहाइबिट करता है जैसे महात्मा गांधी और प्राइम मिनिस्टर के नाम, इमेज वगैरह का कमर्शियल यूज़ करने के लिए इवन आफ्टर डेथ। तो डेथ के बाद भी आप उनका कमर्शियल इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फिर इसके बाद है आपका दीपा जयकुमार वर्सेस AL विजय 2019 जजमेंट। इसमें क्या हुआ था, इसमें कोर्ट ने कहा था किसी भी इंसान के पर्सनैलिटी राइट जैसे उनकी प्राइवेसी, रेप्यूटेशन या आइडेंटिटी वगैरह, उनके जब तक वो जिंदा हैं तब तक ही होते हैं, डेथ के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ थी। तो फाइनल टेक अवे ये है, पर्सनैलिटी राइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एक सेलिब्रिटी हो या चाहे आप एक आम इंसान हो, आपको अच्छा लगेगा कोई आपके बिना परमिशन के आपकी फ़ोटो, आवाज़ वगैरह शेयर करेगा? नहीं लगेगा। AI और डिजिटल ज़माने में आपकी आवाज़, इमेज, नाम वगैरह का मिसयूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया है। इसलिए कोर्ट ने ना ये स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है उनकी राइट्स को, इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आ गया? तो इंडिया में पर्सनैलिटी राइट्स का कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन एग्जिस्टिंग लॉज और कोर्ट जजमेंट्स के थ्रू इन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये इस पूरा सिनेरियो है। इसके बाद बात करते हैं, तो इंडिया में ना आपका जो पर्सनैलिटी राइट का कॉन्सेप्ट है ना, ये स्लोली डेवलप हुआ है। मेजरली तो आपके कोर्ट के जजमेंट से ही हुआ है, कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। तो ये कुछ जजमेंट है जो विथ टाइम जिन्होंने इस चीज़ में कॉन्ट्रीब्यूट किया है पर्सनैलिटी राइट्स को लेके। तो पहला तो ICC डेवलपमेंट इंटरनेशनल LTD वर्सेस RV एंटरप्राइजेस 2003 दिल्ली हाई कोर्ट। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा, किसी भी इंसान के पब्लिसिटी राइट्स को छीनना, जैसे उनका नाम, उनकी इमेज या रेप्यूटेशन का मिसयूज़ करना, आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी का वायलेशन होगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली हर इंसान को अपना नाम और चेहरा जो है उसके यूज़ पर कंट्रोल उनका होना चाहिए, चाहे वो फेमस हो चाहे वो ना हो, ताकि कोई उनकी बिना परमिशन के वो चीज़ें ना छीन सके। दूसरा है अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एंड ORS केस 2011 दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब इसमें भी क्या बोला, इसमें इंटरनेट पर किसी का नाम या फेम वगैरह जो है उसका मिसयूज़ करना भी उतना ही सीरियस है जितना रियल लाइफ में। एग्जाम्पल से समझो इसको, अगर किसी सेलिब्रिटी का नाम, वेबसाइट एड्रेस या डोमेन नेम के फॉर्म में यूज़ किया गया है, फॉर एग्जाम्पल arunjetli.com, ठीक है, उनकी बिना परमिशन के, तो वो उनके पर्सनैलिटी राइट्स का वायलेशन होगा, चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो। ठीक है। दूसरा आपका रजनीकांत वर्सेस वर्षा प्रोडक्शन, मद्रास हाई कोर्ट 2015 का केस है। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अगर कोई रजनीकांत का नाम, इमेज या उनका सिग्नेचर स्टाइल बिना कंसेंट के यूज़ करता है जैसे मूवीज़ में, तो वो पर्सनैलिटी राइट्स का क्लियर वायलेशन होगा। मतलब कि अब फेमस पर्सनैलिटी के नाम, उनका स्टाइल वगैरह का मिसयूज़ करना ब्रांडिंग, फिल्म या एड में इलीगल है अगर उनकी परमिशन नहीं ली है आपने। तो समझ में आ गया? तो बेसिकली इंडिया में अभी तक कोई स्पेसिफिक लॉ तो नहीं है जो क्लियरली पर्सनैलिटी राइट को डिफाइन करता है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लॉज है विद टाइम, जो ये केसेस हैं, इससे पर्सनैलिटी राइट को हम लोग थोड़ा ट्रैक पे लेके आए हैं।
तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि आज जैसा हमारे डिजिटल ज़माना चल रहा है, डिजिटल और एआई के ज़माने में पर्सनालिटी राइट का मिसयूज़ बहुत ही ज़्यादा इजी हो गया है। कोई भी एआई टूल से किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज़ क्लोन कर सकता है, उनका चेहरा डीप फेक बना सकता है या उनका नाम फेक एंडोर्समेंट में यूज़ कर सकता है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई क्लियर और स्पेसिफिक लॉ नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं जैसे ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, कॉपीराइट एक्ट हो गया, वो भी बस पार्शियल प्रोटेक्शन देते हैं। कोई स्पेसिफिक लॉ की ज़रूरत है हमें जो सिर्फ पर्सनैलिटी राइट से ही डील करता है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है हमें। दैट इज़ इट। आई होप ये आपको समझ में आया हो, ये टॉपिक पूरा बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड था। नाउ अब इस टॉपिक पे ना मैंने 2 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। देखो इससे ना पहले कुछ आया नहीं है, पर्सनैलिटी राइट से रिलेटेड कुछ नहीं पूछा यूपीएससी ने, बट यूपीएससी ने आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, आर्टिकल नंबर 21 हो गया, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। तो चांसेस हैं इस बार आपका पर्सनैलिटी राइट से रिलेटेड या तो इस बार पूछेगा पक्का या तो नेक्स्ट ईयर पक्का पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर किए, 2 प्रिपेयर किए, एक तो मैं आपको समझा रही हूँ और एक का आंसर आप लोग खुद लिखोगे, खुद प्रिपेयर करोगे, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द स्कोप ऑफ द राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 इन प्रोटेक्टिंग पर्सनैलिटी राइट्स इन इंडिया इन द लाइट ऑफ जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 जजमेंट। आप ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जो राइट टू प्राइवेसी है हमारा आर्टिकल नंबर 21 के अंडर आता है, ठीक है, उसका कितना स्कोप है, यानी कि वो किस किस चीज़ को कवर करता है। अगर आपने फंडामेंटल राइट पढ़ा है तो आपको पता होगा राइट टू प्राइवेसी के अंदर आपके 35 से लेकर 36 राइट्स तक हैं। राइट टू हेल्थ, राइट टू शेल्टर, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप, राइट टू लाइवलीहुड वगैरह वगैरह, बहुत सारे राइट्स हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि ये किस किस चीज़ को कवर करता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं पर्सनैलिटी राइट्स की। तो क्या पर्सनैलिटी राइट जो है आपका राइट टू प्राइवेसी का ही पार्ट है, राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही वो कवर हो जाता है। साथ ही हमें ये भी बताना है कि ये जो केस है जस्टिस KS पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इस केस का जो जजमेंट था ना, इसके बाद प्राइवेसी और पर्सनैलिटी राइट का रिलेशन कैसे बदल गया है, क्या समझ में आया है, हमें इस तरीके से हमको पूरा एक क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। अब एक चीज़ मेरी बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, जब भी आपने क्वेश्चन रीड कर लिया, इसके बाद आपको आंसर पता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो आप जब आंसर लिखोगे ना तो आंसर में भी आपको सेम ही कीवर्ड्स यूज़ करने जो कीवर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। समझ में आया? अब इसको मैं समझाती हूँ थोड़ी देर में, पर पहले ये समझते हैं कि मैंने ये अंडरलाइन क्यों कर रखा है। मैंने ये अंडरलाइन कर रखा है ताकि जो भी इंसान मेरा पेपर चेक कर रहा है उसको समझ में आ जाए कि ये मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसका आंसर मैंने यहाँ पे दे रखा है, सेम हेडिंग मैंने यूज़ की है। समझ में आ गया? क्योंकि देखो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपका पेपर वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन चेक करेगा। उसको समझ में आना चाहिए कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर टू द पॉइंट लिखा है कि नहीं लिखा है। समझ में आ गया? इस वजह से तो अब ये क्या कह रहा है, डिस्कस करो। डिस्कस करो का मतलब क्या है, बातचीत करो, आप अपने व्यूज़ रखो, आपको क्या समझ में आया है, आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हो कि जो राइट टू प्राइवेसी का राइट है आर्टिकल 21 में, क्या उसी के अंदर हमारा पर्सनैलिटी राइट भी कवर हो जाता है। तो इसका अपना व्यू आप दो। समझ में आ गया? तो अब सबसे पहले क्या कहा था मैंने आपको, आंसर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है या तो किसी डेफिनेशन से, या तो किसी डेटा से, या तो किसी फैक्ट से। कोई कोट वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने बताया कि ये जो राइट टू प्राइवेसी है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर, ये जो है ये फंडामेंटल राइट इसी केस के अंदर डिक्लेयर किया गया था, राइट। तो राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इन दिस केस, जो भी है ये। इसके बाद से ये क्या बन गया, एक हमारी ह्यूमन डिग्निटी का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है जो हमारी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करके रखता है। समझ में आ गया? अब प्राइवेसी जो है पर्सनैलिटी राइट का एक फाउंडेशन है, राइट। तो एक तरीके से पर्सनैलिटी राइट का जो फाउंडेशन है, जो नींव है, वो राइट टू प्राइवेसी ने ही रखी है। क्लियर है ये चीज़? तो ये मैंने इसको डिफाइन कर दिया। अब आर्टिकल नंबर 21 के अंदर कितना स्कोप आता है पर्सनैलिटी राइट का। तो सबसे पहले तो प्राइवेसी में क्या क्या इंक्लूड होता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, बॉडीली इंटीग्रिटी एंड डिसीजनल ऑटोनॉमी, सब कुछ है। इसके बाद हमारा पर्सनल डेटा, इमेज, लाइकनेस, वॉइस फ्रॉम अनऑथराइज यूज, ये सब कुछ हमारी प्राइवेसी का पार्ट है, राइट। इसके बाद मैंने इस जजमेंट का वापस से नाम लिखा और मैंने यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन किया है ताकि जो एग्जामिनर है उसको नज़र एकदम पड़ जाए कि हाँ स्कोप अंडर 21, देन ये केस भी मेंशन कर रखा है। समझ में आ रहा है? तो ये एक दो ट्रिक्स होती हैं।
तो इस केस ने क्या किया, इस केस ने जो प्राइवेसी मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका जो फाउंडेशन है वो इसी केस ने रखा, ठीक है। इसके बाद पर्सनैलिटी राइट और आर्टिकल नंबर 21, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है। तो पर्सनैलिटी राइट में सब कुछ आता है हमारा प्राइवेसी, जो मैंने आपको बताया था नॉन कमर्शियल प्राइवेसी एंड कमर्शियल पब्लिसिटी, ये इंटरेस्ट आते हैं। आर्टिकल नंबर 21 में क्या, आर्टिकल नंबर 21 जो स्टेट करता है कि क्या हमारे पर्सनल जो भी चीज़ें हैं, पर्सनल जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, उनको विदाउट कंसेंट यूज़ आप नहीं कर सकते हो। समझ में आ गया। फिर कोर्ट ने ये भी रिकॉग्नाइज किया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज ऑफ इमेज एंड लाइकनेस अंडर द राइट टू प्राइवेसी। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि जो हमारी पर्सनैलिटी राइट का जो भी नींव है वो किसके अंदर आता है, आर्टिकल नंबर 21 यानी कि राइट टू प्राइवेसी के अंदर आता है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे ये पूरा समझा दिया कि किस जजमेंट से राइट टू प्राइवेसी आया, राइट टू प्राइवेसी कैसे मेरे पर्सनैलिटी राइट से रिलेटेड है, पर्सनैलिटी राइट की जो नींव है वो कैसे इस केस के थ्रू आर्टिकल नंबर 21 के अंडर रखा गया है। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं एंड देन कंक्लूजन्स हैं। अब लिमिटेशंस क्या है, जैसे राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब ये नहीं कि इस पर कभी रोक नहीं लगाई जा सकती, राइट। स्टेट कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। स्टेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, या फिर अगर उनको कोई अपना कोई लॉ वगैरह पैंडेमिक के दौरान या कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसके दौरान प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है तो वो प्रोटेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्हाट्सएप या फेसबुक पे किसी बात को फैला रहा है बहुत ज़्यादा जो कम्युनल वायलेंस को बढ़ा सकती है तो उसकी प्राइवेसी जो है वो रिस्ट्रिक्ट की जा सकती है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपको ये कह रहा है कि इंडिया में अभी भी कोई स्पेसिफिक स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है जो पर्सनल डेटा या किसी इंसान की पर्सनैलिटी राइट को क्लियरली स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करे। समझ में आ गया। तो इसीलिए मैंने आपको बोला डिस्कस यानी कि बातचीत अपने पॉइंट ऑफ व्यू, आपने यहाँ पे पूरा ये डिफाइन कर दिया सब कुछ। इसके बाद आपने यहाँ पे उसकी लिमिटेशंस भी बता दी। क्लियर है ये चीज़। फिर कंक्लूजन में वही कि ये जो केस है उसने कैसे आर्टिकल नंबर 21 को राइट टू प्राइवेसी डिक्लेयर किया एंड कैसे राइट टू प्राइवेसी जो है पर्सनैलिटी राइट का बेस बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से है ये सब कुछ। आई होप ये समझ में आया हो। एक बार कोशिश करना आप लोग खुद से भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और इसी वजह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। What do you understand by personality rights? Discuss the legal framework available in India for their protection. Do you think India needs a comprehensive law to safeguard personality rights in the age of AI? ठीक है, ये सेम हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है। पहले तो पर्सनैलिटी राइट को डिफाइन कर देना, क्या पूछते हो, पहला क्वेश्चन ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये है। तो पर्सनैलिटी राइट को डिफाइन करना, फिर इसका लीगल फ्रेमवर्क, इंडिया में क्या पूरा सिचुएशन है, कोई लॉ है नहीं है, अगर नहीं है तो कैसे ओवर द टाइम केसेस के थ्रू पर्सनैलिटी राइट डेवलप हुआ है उसको लेके जो भी सिनेरियो है आज की डेट में, तो ये पूरा आप लोग बताना, ठीक है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन। ट्रस्ट मी अगर आप लोग थॉरली इसको फॉलो करोगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा और कैसे आप अपनी मेंस आंसर राइटिंग पे कमांड पालोगे बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कुछ छोटी छोटी न्यूज़ एंड न्यूज़ इन शॉर्ट्स, इनको फटाफट से कवर करते हैं। तो पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ नार्को टेस्ट। तो पहले नार्को टेस्ट समझते हैं। तो नार्को टेस्ट ना बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी सस्पेक्ट को या एक्यूज्ड पर्सन को एक साइको एक्टिव ड्रग दिया जाता है। यूजुअली ये सोडियम पैंथेनॉल होता है जो दिया जाता है, ठीक है। ये ड्रग ना उनके जो सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना उसको टेम्परेरीली सप्रेस कर देता है। जैसे सर्जरी के टाइम एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है वैसे ही यहाँ पे इस ड्रग का छोटा सा डोज जो है वो दिया जाता है ताकि वो आदमी सच बोल दे या कम से कम झूठ ना बोल पाए, ठीक है। तो ये टेस्ट किया जाता है जो भी एक्यूज पर्सन होता है उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या किया है, पटना हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया, एक जजमेंट दिया था कि उन्होंने अलाउ कर दिया था नार्को टेस्ट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ओवरटर्न कर दिया यानी कि मना कर दिया है। ये बोला है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने किस बेसिस पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, तो एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2010 के केस में, ठीक है। यहाँ पे वही नार्को टेस्ट की ना कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की गई थी, यानी कि ये जो नार्को टेस्ट हो रहा है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि नार्को एनालिसिस हो गया, आपका पॉलीग्राफ जैसे होता है ना, लाई डिटेक्टर हो गया या ब्रेन मैपिंग टेस्ट हो गया, ये जो है ना इन सब की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया था इस केस में। और नतीजा ये निकला था कि आर्टिकल नंबर 20 राइट अगेंस्ट
सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, यानी कि कोई भी जो एक्यूज्ड पर्सन है वो अपने खिलाफ ज़बरदस्ती कन्फेशन देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी इंसान को इतना टॉर्चर आप नहीं कर सकते हो कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। समझ में आ गया। और नार्को टेस्ट जो है ना वो ज़बरदस्ती कराया जाता है ताकि वो सेल्फ इंक्रिमिनेशन कर सके, यानी कि खुद का जो गुनाह है वो कबूल कर सके, इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। एक तो आर्टिकल नंबर आपका 20 के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, एक आर्टिकल नंबर 21 जो कि है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि हर सिटीजन को मेंटल एंड फिजिकल प्राइवेसी का राइट है। नार्को टेस्ट विदाउट कंसेंट एक पर्सन के बॉडीली इंटीग्रिटी और पर्सनल लिबर्टी को वायलेट करता है, इसलिए बिना कंसेंट के नार्को टेस्ट आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन होगा अगर बिना कंसेंट के करेंगे तो। तीसरा आपका इनवॉलेंट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नार्को और पॉलीग्राफ, यानी कि अगर कोई पर्सन वॉलेंट्री कंसेंट देता है तभी ये टेस्ट हो सकता है, लेकिन इनवॉलेंट्री है तो आप नहीं, अगर कोई नहीं चाह रहा है तो आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ठीक है। और अगर आपने, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा ये तो है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और अगर कोई परमिशन दे भी रहा है फिर भी आप उस पर नार्को टेस्ट कर रहे हो ना, तो वो जो कबूल भी कर रहा है ना उसको हम लोग फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानेंगे, यानी कि उस चीज़ के बेसिस पे कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता, उसके साथ कुछ सपोर्टिंग एविडेंसेस भी होने चाहिए, तब जाके फैसला सुनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नार्को टेस्ट एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अब इसके जजमेंट के कुछ की हाइलाइट्स ये थे जो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल नंबर 20 के अगेंस्ट जाता है जो कि राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन है, 21 के अगेंस्ट जाता है, फोर्स जो नार्को टेस्ट है वो इलीगल की तरह कंसीडर किया जाता है, और कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है अगर वो इनवॉलेंट्री टेस्ट है अचीव की जा रही है, यानी कि उसके बिना परमिशन के ली जा रही है, तो वो कोर्ट में मंजूर नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद अगर वॉलेंट्री भी किया जा रहा है तो वो उस रिपोर्ट को आप एविडेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके साथ आपको सपोर्टिंग एविडेंसेस भी चाहिए। समझ में आ गया। तो ये पूरा था आपका इस चीज़ को लेके। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि जैसे नार्को टेस्ट के दौरान कोई नई इन्फॉर्मेशन या कोई डिस्कवरी होती है, जैसे कोई छुपी हुई चीज़ मिल जाए या किसी जगह का पता लगता है जहाँ से फिजिकल एविडेंस मिल सकता है, तो ये जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन नंबर 27 के तहत वो पार्ट जो है एडमिसिबल होगा, यानी कि वो चीज़ कोर्ट मंजूर करेगी, वो कोर्ट में मान्य है वो चीज़। समझ में आ गया। और जब कोई एक्यूज्ड पुलिस को वॉलंटरीली इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बेस पर कोई चीज़ रिकवर होती है, तो सिर्फ वही पार्ट जो है एविडेंस माना जाएगा जो रिकवर किया गया है उसके द्वारा दिए हुए इन्फॉर्मेशन से। जैसे किसी पे नार्को टेस्ट किया गया, उसने बोल दिया कि आपको XYZ जगह पे एक चाकू मिल जाएगा जिससे किसी को मारा गया था फॉर एग्जाम्पल, तो वो चाकू मिल गया, तो वो चाकू एज अ एविडेंस आप कोर्ट में दिखा सकते हो। लेकिन किसी पे नार्को टेस्ट किया गया है और उसने कबूल किया है कि मैंने ही सब कुछ किया है, मैं ही हूँ ये दोषी, ये वो, या कि कोई और पर्सन है ये दोषी, तो उस चीज़ को आप एविडेंस नहीं दिखा सकते हो कोर्ट में। समझ में आ गया। ये है। इसके बाद ये जो ऊपर हमने डिस्कस किया सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस केस में तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया ही कि नार्को टेस्ट आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी चीज़ को वापस रीआइटरेट भी किया सुप्रीम कोर्ट ने विनोभाई वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड मनोज कुमार सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ MP केस में। तो इस चीज़ में दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने वही चीज़ बोला कि नार्को टेस्ट आपका इलीगल है, उसका अगर वॉलेंट्री अगर किसी की परमिशन लेके भी करते हो फिर भी उसको एज अ एविडेंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आ गया। इसके बाद है कुछ लिमिटेड राइट टू वॉलंटरी अंडरगो द नार्को टेस्ट। तो अब बात ये है कि क्या जो अक्यूज पर्सन है, जैसे आपको अरेस्ट किया गया फॉर एग्जांपल, तो क्या वो अक्यूज पर्सन खुद ही ये डिसाइड कर सकता है कि उसके ऊपर नार्को टेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो नहीं, अक्यूज पर्सन को नार्को टेस्ट करवाने का एब्सोल्यूट राइट नहीं होता है, मतलब वो जब चाहे जहाँ चाहे टेस्ट नहीं करवा सकता है। समझ में आ गया। कोर्ट की परमिशन लेना ज़रूरी है। अगर अक्यूज वॉलंटरी नार्को टेस्ट करवाना चाहता है तो वो भी एक लिमिटेड सिचुएशन में ही पॉसिबल है, अगर, और वो भी कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। समझ में आ गया। और कब अलाउड है ये सिर्फ ट्रायल के एक स्पेसिफिक स्टेज पर अलाउड होता है, जब एक्यूज्ड अपनी तरफ से एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हो, मतलब वो कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसे नार्को टेस्ट के थ्रू अपनी बात साबित करने का मौका दिया जाए, तो ये सारा चीज़ है, तभी वो अलाउड है। क्लियर है ये चीज़। तो ये था आपका नार्को टेस्ट को लेके पूरा इन्फॉर्मेशन। आपको आर्टिकल नंबर 21 पता होना चाहिए। देखो बार बार ये चीज़ न्यूज़ में बन रही है, अभी ऊपर भी आर्टिकल 21 हमने डिस्कस किया, नीचे भी चल रहा है, तो आपको मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर देखो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा मेंस में। ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे सेकंड है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये जो बॉडी है आपकी QCI, ये एक नेशनल लेवल बॉडी है जो इंडिया में क्वालिटी का स्टैंडर्ड जो है सेट करती है, मतलब किसी भी सर्विस, प्रोडक्ट या सिस्टम की क्वालिटी चेक और इंश्योर करने का काम जो है वो इसी
बॉडी का है, चाहे वो एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, फैक्ट्री हो, क्लीनलीनेस से रिलेटेड कुछ हो, तो QCI हर जगह क्वालिटी को प्रमोट करती है, एक स्टैंडर्ड सेट करती है। अगर वो प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड को मैच कर जाता है तभी उस प्रोडक्ट या उस सर्विस का इस्तेमाल जो है आम पब्लिक के लिए रखा जाता है, तभी उस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, भेज सकते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये बॉडी जो है इसका क्या हुआ, अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसका न्यू यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स जो है न्यू दिल्ली के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में स्टैब्लिश किया है। अभी क्लियर है, उसी का इनॉग्रेशन हुआ है, तो इस वजह से न्यूज़ में है। अब इसके बारे में समझते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। ये स्टैब्लिश कब हुई थी? ये स्टैब्लिश हुई थी आपकी 1996 में, जब गवर्नमेंट को लगा कि इंडिया को एक इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट करने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करने होंगे। ये जो बॉडी थी ना, इसको एक एक्रीडिटेशन के रूप में बनाया गया था, मतलब ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन को इवैल्यूएट करती है और उनको सर्टिफिकेशन देती है अगर उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होती है तो। और जिस इंस्टीट्यूशन, जैसे मेरी कंपनी है, कोई प्रोडक्ट है, मुझे ये सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, अगर नहीं मिलेगा मुझे QCI से सर्टिफिकेट तो मैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेबल नहीं कर पाऊंगी। समझ में आ गया? अब इसका जो मिशन है, मिशन क्या है? तो इंडिया में एक नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट को लीड करना, मतलब हर सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, क्वालिटी का स्टैंडर्ड मेंटेन करवाना। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर एंड सेटअप वगैरह की। तो ये एक आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO था, मतलब इसका गोल पैसा कमाना नहीं था बल्कि पब्लिक सर्विस थ्रू क्वालिटी इंप्रूव करना था। ठीक है, इसको रजिस्टर किया गया आपका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत, और ये जो है आपका PPP मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर काम करता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल आपका एक इनिशिएटिव होता है जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं, यानी कि गवर्नमेंट भी और साथ में गवर्नमेंट अपने साथ किसी एक प्राइवेट कंपनी को पार्टनर बना लेती है, तब जाके वो लोग किसी भी काम को करते हैं। ठीक है, अब इसमें आपके 3 बड़े इंडस्ट्री एसोसिएशंस पार्टनर हैं इसके अंदर। एक तो है आपका ये एसोकैम, मान लो, एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिर आपका CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिर आपका FICCI जो कि आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, फिर बात करते हैं इसकी नोडल मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये आपका प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, प्री में ये पूछा जाता है। तो QCI का सारा काम आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, ये ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर ये सारा काम होता है। ठीक है, इसके अंदर भी आपका डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, उसके अंदर आपका QCI आता है। ये मिनिस्ट्री है, ये डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर आपका QCI सारा काम करता है। अब इसका चेयरमैन कौन होता है? तो QCI के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह के रिकमेंडेशन पे। ठीक है, इसके बाद इसका रोल क्या है? रोल इन स्वच्छ भारत मिशन। तो QCI जो है ना आपका, ये स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे इसका मेन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इस सर्वे के थ्रू QCI इंडिया के सिटीज़ को क्लीनलीनेस और सैनिटेशन के बेसिस पे रैंक करती है। यही रैंकिंग आपकी पब्लिक होती है, जैसे कि इंदौर सबसे साफ़ है, फिर सूरत टॉप पर है, तो इस तरीके से जो रैंकिंग होती है वो QCI ही देता है आपका। ठीक है, इससे लोकल बॉडीज़ को कॉम्पिटिशन मिलता है और ये लोग चाहते हैं अच्छा इंदौर है, नेक्स्ट टाइम हमारी सिटी होगी, तो इस तरीके से ऐसा करके ये लोग पब्लिक हाइजीन को इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे जून 9। तो QCI इस दिन को सेलिब्रेट करता है ग्लोबली, ताकि लोगों को एक्रीडिटेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आए। एक्रीडिटेशन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया, किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या सर्विस को ऑफिशियली सर्टिफिकेट देना कि वो कुछ सर्टेन स्टैंडर्ड है, क्वालिटी है, वो लोग मैच करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, एक तरीके से उनको परमिशन देना। तो ये आपका वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे जो है जून 9 को ऑब्जर्व किया जाता है। QCI इस दिन को सेलिब्रेट करता है ग्लोबली, ताकि लोगों को एक्रीडिटेशन की इंपॉर्टेंस समझ में आए। ये आपका इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रीडिटेशन कॉर्पोरेशन ILAC एंड इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन फोरम IAF नाम के ग्लोबल फोरम्स के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है। मैसेज यही होता है, क्वालिटी सर्टिफिकेशन मैटर्स, इसीलिए आप सर्टिफिकेट लो, ये ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो ये ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक डायग्राम था की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ QCI। अब QCI की ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। QCI का सबसे पहला गोल ही है कि वो पूरी कंट्री में क्वालिटी को लेके अवेयरनेस और मूवमेंट क्रिएट करे, पब्लिक को बताए क्वालिटी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, बिजनेस को मोटिवेट करे कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करे, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग, कैंपेन्स वगैरह के थ्रू लोगों में क्वालिटी और कल्चर जो है वो प्रमोट करे। फिर आपका है कि QCI जो है ना, उसका एम है कि क्वालिटी इंप्रूवमेंट के टूल्स और ट्रेनिंग सब तक पहुँचे, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट कंपनी हो
हो या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो। फिर आपका कह रहा है कि QCI का इंपॉर्टेंट काम है कि इंडिया के लिए एक्रीडिटेशन सिस्टम्स बनाना और उनको चलाना भी। समझ में आ गया। फिर आपका कह रहा है कि जब इंडिया से कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है तो इंपोर्टिंग कंट्रीज़ कुछ स्ट्रिक्ट हेल्थ, सेफ्टी और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स लगाती हैं। इन्हें कहते हैं SPS और TBT बैरियर्स। तो QCI का ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडियन एक्सपोर्टर्स को ट्रेन और गाइड करे ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके, ट्रेड स्मूथ हो और इंडिया की ग्लोबल मार्केट जो है उसका एक्सेस बढ़ पाए। ठीक है। फिर QCI जो है आपका ये प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी असेसमेंट मॉडल। ये बॉडी चेक करे कि कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है या नहीं करती है। समझ में आ गया। देन लास्टली है आपका QCI रिसर्च और इनोवेशन को सपोर्ट करता है ताकि नए टूल्स, मेथड्स और टेक्नोलॉजीज डेवलप हो सके जो क्वालिटी को इम्प्रूव करे। क्लियर है ये चीज़। तो बेसिकली QCI का मेन गोल ही यही है कि इंडिया में क्वालिटी कल्चर को प्रमोट करे, सिस्टम डेवलप करे, ट्रेनिंग दो, सर्टिफिकेट दो, किस तरीके से उनका जो प्रोडक्ट है वो किसी एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड को मैच कर सकता है ताकि उसको हम लोग बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट भी कर सके। ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे है हमारा ECINET ऐप। तो ये आपका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिसेंट बाई इलेक्शंस के दौरान जो है इस नए प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है। तो ये आपके जो भी रिसेंट बाई इलेक्शंस हुए थे ना 5 स्टेट्स में, केरला, गुजरात, पंजाब, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया गया है। बाई इलेक्शंस क्या होते हैं? तो बाई इलेक्शंस आपके जैसे कोई MP या MLAs जो होते हैं ना, उनका जो टर्म पीरियड है वो टर्म पीरियड उनका पूरा होने से पहले उनकी सीट जो है वेकेंट हो जाती है, खाली हो जाती है। चाहे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया हो, चाहे डेथ हो गई हो या कोई भी ऐसी सिचुएशन आ गई हो, तो वो जो बाकी का टर्म पीरियड है उसको पूरा करने के लिए जो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं उसको हम लोग बाई इलेक्शन कहते हैं। ठीक है। ताकि वो सीट खाली ना रहे बेसिकली। तो ये इलेक्शंस जो कंडक्ट हुए ये इसी एप्लीकेशन के थ्रू हुए। अब ये इसको लॉन्च ही इसी वजह से किया गया है ताकि जो इलेक्शंस है वो डिजिटली हो सके, प्रोसेस जो है इलेक्शन का, डेटा हैंडलिंग, ये सारा कुछ जो है वो ट्रांसपेरेंट हो सके, इफेक्टिव हो सके। और ये जो है आपका एप्लीकेशन ये क्या करेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, उसको मैनेज करेगा और हर इलेक्शन रिलेटेड डिपार्टमेंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पोलिंग बूथ से रिलेटेड, स्टाफ डिप्लॉयमेंट, लॉजिस्टिक वगैरह से रिलेटेड। समझ में आ गया। तो ये जितना भी आज इलेक्शन के टाइम में जितना भी पूरा झंझट होता है ना उसको एक ही जगह पे कर देगा ये, और ये ईजी टू यूज़ होगा। इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया है। वन स्टॉप प्लेटफॉर्म होगा और इससे हमारे जो इलेक्शंस होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, ईजी टू मैनेज हो जाएंगे। ठीक है। इसका जो मेन फोकस है ना वो मेन फोकस ये है कि ये रियल टाइम और एक्यूरेट वोटर टर्नआउट डेटा कलेक्ट करेगा और उसको रिपोर्ट करेगा एक ही जगह पे। तो इसका इस यूज़ करने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पे फॉर्म 70C एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाता है पोलिंग ख़त्म होने के बाद। ठीक है। इसमें क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जितने भी कास्ट होते हैं उस बूथ में, सीरियल नंबर जो होता है उस EVM का, और जो अदर पोलिंग रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो भरता है। तो ये फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स को दिया जाता है जो पोलिंग स्टेशन पर होते हैं एट द एंड ऑफ वोटिंग। ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंस इतना है, इससे पॉलिटिकल पार्टीज़ ना क्रॉस चेक कर सकती हैं कि काउंटिंग के दौरान कोई इरेगुलरिटी वगैरह तो नहीं हुई थी। तो ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। तो ये जो ECINET है प्लस फॉर्म 70C है, इनका लिंक क्या है, ये जो आपका ये प्लेटफॉर्म है ना ये इंश्योर करेगा कि फॉर्म 70C में जो डेटा होता है वो टाइमली और डिजिटली रिपोर्ट हो सके। बेसिकली अब सारा काम जो है आपका डिजिटली हो सके। इससे मैनुअल एरर खत्म हो जाएगा, बूथ लेवल टर्नआउट डेटा रियल टाइम में अवेलेबल होगा जो कि ट्रांसपेरेंसी वगैरह को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो बेसिकली ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो वोटर्स का काउंटिंग और रियल टाइम सेंट्रलाइज वगैरह बनाएगा, एक ही जगह आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है। वही है ये की फीचर इसका पूरा, ये पढ़ लेना आप लोग, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है। देन नेक्स्ट है हमारे पास आदि कर्मयोगी प्रोग्राम। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है, आदि कर्मयोगी प्रोग्राम को। ये जो ट्राइबल एरियाज़ में ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले जो ऑफिसर्स, स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं उनका माइंडसेट बदलना और उनकी कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए किया गया है। ठीक है। इसका एम क्या है, इसका एम है एक ऐसा कैडर या ऐसा टीम तैयार करना जो ट्राइबल एरियाज़ में जेन्युइन ट्रांसफॉर्मेशन ला सके सिटीजन सेंट्रिक और कमिटेड अप्रोच के साथ। मतलब कि सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक नई थिंकिंग, एक नई कमिटमेंट वगैरह डेवलप करना उन लोगों में जो फील्ड लेवल पर ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट करते हैं। समझ में आ गया। अब इसके दौरान ट्रेन किसको किया जाएगा, तो हर मतलब स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पर ये ट्रेनर्स आएंगे और लोगों को ट्रेन करेंगे एक चेन सिस्टम के थ्रू।
तो इसमें अराउंड 20 लाख फील्ड लेवल स्टेक होल्डर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, उनका माइंडसेट चेंज किया जाएगा। इसमें आपके जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स होते हैं, आशा वर्कर्स, पंचायत ऑफिशियल्स, ट्राइबल वेलफेयर स्टाफ, इन सबको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनका माइंडसेट चेंज किया जाए, ट्राइबल एरियाज़ को थोड़ा डेवलप किया जाए। और क्या बदलेगा इस प्रोग्राम से? उनका एटीट्यूड, काम करने का तरीका बदलेगा, उनका सिटीजन सेंट्रिक डिलीवरी होगा, लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के नज़रिए से सोचेंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसको समझेंगे और ग्रास रूट लेवल पर उसका सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, इसका जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि 1 लाख ट्राइबल विलेजेस और जो भी हैबिटेशंस हैं उनको कवर करने का प्लान है, जहां ट्राइबल लोग डायरेक्टली इंपैक्टेड होंगे थ्रू बेटर सर्विसेज और अवेयरनेस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सिर्फ ट्राइबल डेवलपमेंट्स के लिए पॉलिसीज बनाना काफ़ी नहीं होता, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आदि कर्मयोगी प्रोग्राम है ना, इससे फील्ड लेवल स्टाफ की क्वालिटी और डेडिकेशन दोनों इंप्रूव होगा, लॉन्ग टर्म में वेलफेयर स्कीम्स को एफिशिएंसी और रीच को एनहांस करेगा। क्लियर है? तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ये एम करता है एक ऐसी टीम बनाना जो हाईली मोटिवेटेड हो, सिटीजन फोकस्ड हो और सिटीजन्स के लिए काम करे, उनका माइंडसेट समझ और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं ग्रास रूट लेवल पे उनको सॉल्व करे। ठीक है, तो ये था एंड इतना ही था हमारा आज का ये पूरा। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशंस वाला, जो कि मेरी कोशिश है कि मैं परसों डाल दूँ। तो आई होप आप लोगों को आज का पूरा समझ में आया हो। जो मैंने मेंस के 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं उनको प्रैक्टिस करना, जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है मेंस का मैंने उसको सॉल्व करना। नहीं आता है तो बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में, और कैसा लगा आज का ये पूरा सेशन बताना मुझे। और पॉलिटी वगैरह हम लोग करेंगे बाद में कवर, बट फिलहाल अब मंथली मैगजीन को लेके मेरा पूरा अप्रोच है कि मैं इस पे सिर्फ और सिर्फ मंथली मैगजीन्स कवर कराऊँ। सो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।